नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूँ। 8:55 हो गए हैं और आप पंजाब के टीवी पर हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। आज का बुलेटिन हम आपको धौलाधार के आंचल से दे रहे हैं, धर्मशाला से। मेरे पीछे आप धौलाधार की धर्मशाला की वादियाँ देख सकते हैं और जाहिर है कि आप इन वादियों के लिए तो मुझसे नहीं जुड़े, आप कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो वो आप हमारे हेडिंग में देख रहे हैं। आज दो चीज़ों पे नज़र रहने वाली थी। एक तो कांग्रेस की लिस्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ, कहाँ वो गुम हो गई, क्यों अलका लांबा झूठी पड़ गई, इसकी चर्चा करेंगे। और बीजेपी की चुनाव समिति की जो बैठक जो अभी बोले तो कुछ मिनट पहले समाप्त हुई है, उसमें क्या फैसला हुआ क्या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, काशी जी, सुशील जी, दीपक जी, तमाम लोगों का, ओम भाटिया जी। बस 1 मिनट लूँगा, कुछ और साथी जुड़ जाएं। भारत भूषण जी, राजेश गंगोत्रा जी। दरअसल टूरिंग पे हैं तो आपाधापी में समय बीत रहा है और हमें लगा कि आपसे जुड़ाव जरूरी है, तो हमने कहा कि चलिए बीच में जल्दी आपसे जुड़ते हैं। तो आज मुख्य रूप से दो ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक तो कांग्रेस की जो लिस्ट आनी थी चुनाव की कि किसको टिकट मिला किसको नहीं, वो नहीं आई है। वो कहाँ खो गई? वो विद्रोह में खो गई। अलका लांबा ने कल कहा था कि हर हाल में लिस्ट आ जाएगी। हमने तब भी कहा था कि कल का नाम काल है, भय तो जानिए तब। तो वो काल ही साबित हुआ, कल साबित नहीं हुआ। अलका लांबा ने सुबह भी कहा था कि शाम 4 बजे तक लिस्ट आ जाएगी। अभी 9 बज रहे हैं, 5 घंटे और बीत गए हैं और यकीन मानिए ये लिस्ट कल भी आएगी या नहीं आएगी ये भी अलका लांबा को पता नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में विद्रोह की स्थितियां हो गई हैं। युवा कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है या दूसरे लोग जिनको टिकट नहीं मिला किसी फार्मूले के तहत, वो लोग अब विद्रोह पे उतर आए हैं और उस विद्रोह को दबाना भी कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि अभी विद्रोह एकदम से बाहर आए और बीजेपी को कुछ लोगों को उठाकर अपने थैले में डालने का मौका मिले। इसलिए कांग्रेस जो है वह अभी फिलहाल ये लिस्ट बाहर नहीं कर रही है। हालांकि लिस्ट बन गई है और जश्न भी शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने बाकायदा मंदिरों में माथा टेक कर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर आधी रात को ही अपना स्वागत हिमाचल प्रदेश में करवा दिया है कि जनाब टिकट लेकर आ गए हैं। जाहिर है कि ऐसी चीजें तभी होती हैं जब ऊपर से कोई इशारा हो। तो इशारा बड़े पहले हो गया था। सुखविंदर सुक्खू ने भी कहा था कि जिन जिन को टिकट कंफर्म है उनको फोन कर दिए गए हैं और अब तो वो दिल्ली से भी वर्बल एश्योरेंस लेकर आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी दिक्कत यही है कि आधिकारिक रूप से लिस्ट कब आएगी। आज आधिकारिक रूप से अगर बात करें तो एक ही चीज हुई, वो हुई कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना होगी जो 17 तारीख को होनी थी और फिर अब आज से ही नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। 6 नॉमिनेशन पहले दिन हुए हैं, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के नहीं है कि कहाँ किसने किया, ये निर्दलीय हैं। अब पता नहीं कोई मजे ले रहा है उनमें से कोई रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो आपके इंटरेस्ट की बात है वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट का क्या हुआ। तो कांग्रेस की लिस्ट जाहिर है कि रुक गई है। अब इसमें कोई बदलाव होता है या नहीं होता ये देखना होगा, क्योंकि विद्रोह तो हो ही रहा है। और युवा कांग्रेस के खास करके 3 बड़े पदाधिकारी, जिसमें से 2 तो अध्यक्ष ही, एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष, मैं निगम भंडारी और यदोपति ठाकुर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सेक्रेटरी सुरजीत भरमौरी, ये लोग आज मीडिया से रूबरू होने वाले थे और इनको रोक दिया गया। इनको एक जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कुछ मैनेजमेंट हो रही है, कुछ इंटरवेंशन हो रही है, तो क्या होती है क्या नहीं होते ये देखना होगा जी। और उसी का इंतजार सब लोग कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि ये इंतजार कब खत्म होता है। इंतजार मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लंबा चलेगा। अब वास्तविकता ये आ गई है कि बीजेपी की लिस्ट पहले चाहती है कांग्रेस। पहले तो वो साइकोलॉजिकल बढ़त लेना चाह रही थी कि हम लोग पहले लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन अब उसको खतरा ये हो गया कि हमने लिस्ट जारी करी, विद्रोह हुआ तो कुछ विद्रोहियों को कांग्रेस से बीजेपी में ले जाएगी बीजेपी उठा के, या फिर कुछ टिकट वालों को भी ले जाएगी। ये लंबे समय से उसको शक है। लेकिन ये तो कांग्रेस की बातें हैं। सुखविंदर सुक्खू ने हालांकि विद्रोह को दबाने के लिए 2 चीजें करी हैं। एक तो कुछ बातचीत हो रही है और कुछ लोगों को यह भी कहा गया, सीधे मीडिया में यह कहा गया है कि भैया देखिए टिकट तो एक कोई मिलनी है, जिसको विद्रोह करना हो करे। अगर कोई पार्टी के साथ चलता है तो वेलकम, उसका सरकार बनने पर ख्याल रखा जाएगा। अब सरकार बनती है नहीं बनती है ये 8 दिसंबर को पता चलेगा और तय आप लोग कर देंगे 12 नवंबर को, नतीजे 8 को आएंगे। लेकिन जो तय हो रहा है दिल्ली में, अब चर्चा उसकी कर लेते हैं। दिल्ली में ये तय हो रहा है, वास्तव में आप तो सोच रहे होंगे कि बीजेपी की टिकटें तय हो रही है, लेकिन नहीं, ये बड़ा मसला नहीं है, खासतौर से उस पार्टी के लिए जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा जैसे दिग्गज बैठे हैं। बीजेपी में वास्तव में तय ये हो रहा है कि
प्रेम कुमार धूमल के साथ चुनाव में जाया जाए या माइनस धूमल जाया जाए। पिछली बार भी ये संशय था कि प्रेम कुमार धूमल को घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। अंत तो गतबा तब सरकार बनाने के लिए उनको लगा था कि प्रेम कुमार धूमल बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी एक इतिहास है। लास्ट मोमेंट्स पे प्रेम कुमार धूमल को घोषित करना ही पड़ा था बीजेपी को, लेकिन स्थितियां उसके बावजूद भी प्रेम कुमार धूमल के पक्ष में नहीं गई। वो अपना चुनाव हार गए, बीजेपी सत्ता में आ गई। उसके बाद जितनी भी सियासतें हुई वो आपकी नजर है। लेकिन अभी दूसरा खेमा, आप उसको प्रेम कुमार धूमल का खेमा कह सकते हैं या आप उसको जो है बीजेपी का एक धड़ा कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप जो नाम देना चाहें दे लें। लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी चोट खाया खेमा भी इस बार कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, और यही वजह है कि प्रेम कुमार धूमल इलेक्शन लड़ने को लेकर बड़े पहले से अपनी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दे रहे हैं लगातार। और आज जब चुनाव समिति की बैठक वहां हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि क्या प्रेम कुमार धूमल को टिकट दिया जाए। पिछले कल जो वोटिंग हुई थी उसमें सुजानपुर से और हमीरपुर से 2 जगह से फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे प्रेम कुमार धूमल का नाम गया था। ये हमारी सूचना है। ये सूचना अभी झुठलाई भी नहीं गई है, झुठलाई भी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अपनी सूचना पे अड़िग हैं और ये सूचना जो है वो पुख्ता है। और इसी सूचना के आधार पर अब आगे की बात यह है कि जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें यह तय हो गया है कि भाई ये बड़ा मसला है, इसको हम तय नहीं कर सकते। वैसे तय करने वाले जो लोग थे वो और भी कई चीजें तय नहीं कर सकते। 2 लोग तो ऐसे हैं जिनको खुद को टिकट चाहिए पहली बार, अब वो क्या तय करेंगे कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं, ये भी तो अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। 2 लोग ऐसे हैं उस समिति में जो हारे हुए हैं, उनको टिकट चाहिए। 2 लोग ऐसे हैं जो सीटिंग है, उनको भी टिकट चाहिए। तो जब 4, 5, 6 लोगों को खुद को ही टिकट चाहिए होगी, ऐसी समिति होगी, तो फिर वो बाकी 60, 61, 62 लोगों की टिकटों का किस तरह से और कितनी निष्पक्षता से निर्णय कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। इसीलिए इस तरह के सवालों को फिर दूसरी ओर को टाला जाता है। तो ये सवाल कि प्रेम कुमार धूमल के साथ जाया जाए या प्रेम कुमार धूमल को ना उतार कर उनके बिना जाया जाए, ये सवाल अब भेज दिया गया है या भेज दिया जाएगा कल होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में। जाहिर है धूमल का कद उतना बड़ा तो है ही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ये तय करेगी कि धूमल धमाल मचाएंगे या धूमल धम से बैठ जाएंगे। और उसके बाद बीजेपी का क्या होगा, ये प्लस माइनस देर रात तक मंथन होता रहेगा, अरसे से मंथन हो रहा होगा। लेकिन जब डू और डाई की स्थिति आ जाती है तो फिर ये चीजें बदलती भी हैं, बदलती हैं नहीं बदलती हैं, ये कोई ज्यादा समय नहीं है, कल नहीं तो परसों ये चीज बाहर आ जाएगी कि प्रेम कुमार धूमल के साथ जाएंगे। लेकिन अगर प्रेम कुमार धूमल के साथ जाते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि फिर उन बातों का क्या होगा जिनके लिए कहा जा रहा था बार बार कि जनाब परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर प्रेम कुमार धूमल लड़ते हैं तो उनके बेटे ऑलरेडी वहां पे मुख्यमंत्री हैं केंद्र में, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, और मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पे। अब कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, तो क्या प्रेम कुमार धूमल को टिकट दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर नहीं दी जाएगी तो फिर बाकी जगह भी यही फार्मूला जारी होगा और लागू होगा। और अगर उनको टिकट दी जाती है तो परिवारवाद वाले फार्मूले का क्या हुआ वो भी सोचना होगा। क्या उसके बाद, क्योंकि देखिए एक नियम की 2 व्याख्याएं नहीं हो सकती। अगर नियम है तो सबके लिए है, नहीं है तो फिर सबके लिए नहीं है। तो अगर प्रेम कुमार धूमल को टिकट दी जाती है तो परिवारवाद वाली अवधारणा तो खत्म है, उसका कोई तुक नहीं रह जाता। तो फिर चेतन बरागटा को भी टिकट मिलनी चाहिए। फिर हरीश नड्डा का भी क्या कसूर है अगर वो टिकट में आना चाह रहे हैं। अपने पिताजी के पद का खमियाजा वो क्यों भुगतें कि उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इसलिए वो राजनीति में नहीं आ सकते। कुछ और भी बैठे हैं, महेंद्र सिंह उनका बेटा और बेटी टिकट चाहते हैं, फिर वो भी लाइन में होंगे, कुछ और भी होंगे। तो ये फार्मूला जब भी तय होगा तो फिर उसी लिहाज से चलना पड़ेगा। और अब ये तय होगा, इस बात पे टिक गया है कि प्रेम कुमार धूमल के साथ बीजेपी जाएगी या प्रेम कुमार धूमल के बिना बीजेपी चुनाव में जाएगी। फैसला होगा कल संसदीय बोर्ड में। संसदीय बोर्ड की बैठक पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल बीजेपी इस मूड में है कि 68 के 68 टिकट एक साथ घोषित किए जाएं। ऐसी स्थिति में 50 से अधिक टिकटों को फाइनल करके एक लिस्ट बना के दे दी गई है। 10-12 टिकटें, 10-12 टिकटों में अब असली मामला प्रेम कुमार धूमल का ही नहीं है, वो मामला ले दे के उन लोगों का भी है जिनकी सीटें बदलनी है या फिर जिनकी टिकटें कटनी है। इनमें मंत्री भी हैं,
अब मंत्रियों की टिकट कटेगी तो जाहिर है वो लोग तो नहीं काट पाएंगे जो पहली बार अपनी टिकट लेना चाह रहे हैं, जो चुनाव समिति में है लेकिन कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, तो वो मंत्रियों की कैसे काट देंगे? मंत्री उनसे सीनियर ही हैं। तो ये चीजें जो हैं अब सेटल होंगी जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही। तो मंत्रियों का क्या होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, प्रेम कुमार धूमल के टिकट का क्या होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। हाँ, 2 मंडलों ने उनके नाम पे पहली पसंद जाहिर की है, ये हमने बता दिया। और बहुत से ऐसे मंडल भी हैं जहां से पहले सर्वे ये कह रहे थे कि मंत्री या एमएलए के हाल ठीक नहीं है, लेकिन मंडलों ने कहा कि हम तो उनको ही चाहते हैं। तो क्या जो कल जनमत संग्रह टाइप हुआ, जो पर्चियों से वोट डले, बाई एयर पेटियां आई, बाई एयर पेटियां गई, क्या उसको ध्यान में रखकर टिकटें बटेंगी? यदि हाँ तो निश्चित तौर से नज़ारा वो होगा जो सर्वे में नहीं दिखाया गया था। और यदि ये एक आईवाश है और टिकटें पहले वाले सर्वे के आधार पर दी जाएंगी तो फिर इस पूरी कसरत की, इस पूरी कवायद को करने की जरूरत ही क्या थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल कई और हैं लेकिन वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है उनका जवाब। तो वक्त का इंतजार करते हैं। और फिलहाल एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि टिकेंद्र पंवर डिप्टी मेयर रहे हैं सीपीएम की ओर से, वो शिमला से लड़ेंगे चुनाव। ये उन्होंने तय हो गया है, सीपीएम ने तय कर दिया है, टिकेंद्र पंवर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब डिप्टी मेयर थे उसके बाद ये एक पार्टी की व्यवस्था के तहत, सीपीएम की व्यवस्था के तहत ये दिल्ली चले गए थे। लंबा समय इन्होंने लगाया दिल्ली में, बंगाल में लगाया, तो ये वहाँ चले गए थे, अब लौट रहे हैं शिमला से। इससे पहले मेयर साहब जो इनके साथ ही मेयर होते थे, ये डिप्टी मेयर थे, इनके साथ जो मेयर थे संजय चौहान, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो किसको कितना आप जनता पसंद करते हो? उस समय भी बातें आई थी कि टिकेंद्र ज़्यादा पॉपुलर हैं, संजय कम पॉपुलर हैं, लेकिन ठीक है, ये पॉपुलैरिटी का जो पैमाना है ये तो आपने तय करना है, हमने नहीं तय करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रह रही थी और टिकेंद्र सिंह पंवर को प्रत्याशी बना दिया है। ये जानकारी राज्य सचिव पार्टी के जो हैं सीपीएम के डॉक्टर ओंकार शाद उन्होंने दी है। और आज जो चलते चलते बात अब ये भी कर लेते हैं कि कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसके लिए भी आज फैसला हुआ, आज मतदान हुआ। 9800 वोटर से थ्रू आउट इंडिया में, जिनको खड़गे और थरूर में से किसी एक को चुनना था। 24 साल बाद ये पहली बार हो रहा है कि मतदान के जरिए कोई अध्यक्ष चुना जाएगा और 24 साल बाद ही ऐसा होगा कि गैर गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष होगा। पिछले 24 साल से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में मामला चल रहा था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में जो मतदान हुआ उसमें हर्षवर्धन चौहान ने वोट नहीं डाला, आशीष बुटेल ने वोट नहीं डाला जो हमारे क्वेश्चनरी है, बीबीएल बुटेल नहीं डाल पाए, मनसा राम, विनोद सुल्तानपुरी, अनबी ठाकुर, कमलेश ठाकुर, सुभाष मंगलेट, इन्होंने तो खैर वैसे भी विद्रोह कर रखा है। वो कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस से बैर नहीं और राजीव शुक्ला की खैर नहीं, तो इन्होंने वोट नहीं डाला जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष से बैर हो गया। बीरूराम किशोर ने भी नहीं डाला, विकास ठाकुर रामलाल ठाकुर के बेटे हैं, इन्होंने भी डाला, अमर सिंह कपूर, सत्य प्रकाश ठाकुर और चंद्रेश कुमारी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वोट नहीं डाला। तो अब अगर स्वास्थ्य मंगलेट जी का खराब है तो फिर टिकट कैसे दिया जाता? अगर विकास ठाकुर का खराब है तो रामलाल ठाकुर की जगह उनको टिकट कैसे दिया जाए? कई चीज़ें हैं, कई इफ्स हैं, कई वर्ड्स हैं। बीरूराम किशोर भी टिकट मांग रहे थे लेकिन वोट देने इसलिए नहीं आते कि स्वास्थ्य खराब है, तो ये इन्होंने दिए नहीं दिया जी टिकट। हर्षवर्धन चौहान का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है या हो सकता है कि वो, मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल स्वास्थ्य का मामला ज़्यादा है जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके मुकाबले। चलिए, ये भी एक खबर थी। तो आपकी नज़र तमाम खबरें मैंने आपको जैसे कि बताया, सारगर्भित खबरें मैं आज नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं टूरिंग के बीच में समय निकाल कर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप जुड़ते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। इस हौसले को बरकरार रखने के लिए आपका प्यार जरूरी है, प्यार बनाए रखिए। कल फिर मुलाकात होगी।